श्री बालाजी एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, श्री बालाजी ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि वीडियो के शीर्षक से आपको पता चल रहा है कि यह वीडियो ग्रहों और नक्षत्रों के ऊपर है कि कोई ग्रह किस नक्षत्र में है तो वह क्या फल देगा, इसके ऊपर यह वीडियो है। अब देखिए, यह जो टॉपिक है यह बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि कुल मिलाकर 27 नक्षत्र हैं और सब नक्षत्र का स्वभाव अलग अलग है, गुणधर्म अलग अलग हैं और 9 ग्रह हैं और हर ग्रह का स्वभाव अलग है, तो वह किस नक्षत्र में क्या फल देगा यह अपने आप में बहुत विस्तार की बात है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे हम बहुत विस्तार से और वीडियोस बनाएंगे, लेकिन आज हम एक विशेष सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कोई ग्रह किस नक्षत्र में है तो क्या फल देगा। उसका एक सिस्टम है, उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक जन्म कुंडली का उदाहरण देते हुए आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली इनके जीवन में क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, कोई ग्रह किस नक्षत्र में था तो उसका उसने क्या फल दिया। यह आपको इस वीडियो के लास्ट में एक उदाहरण से विस्तार से मैं बताऊंगा। तो देखिए, यह जो सिस्टम है यह क्या सिस्टम है, पहले वह समझा देता हूं आपको थ्योरेटिकली। किसी व्यक्ति का जन्म जो है वह अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो तो उसके जन्म के समय केतु की दशा होती है। किसी का जन्म यदि भरणी नक्षत्र में हुआ हो तो उसके जन्म के समय शुक्र की दशा होती है। कृत्तिका नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो उसके जन्म के समय सूर्य की महादशा होती है। और यह जो महादशा है यह विंशोत्तरी महादशा है। अष्टोत्तरी दशा देखेंगे तो वह दूसरी निकलेगी, योगिनी देखेंगे तो दूसरी निकलेगी, अन्य दशाएं देखेंगे तो वह दूसरे ग्रहों की निकलेंगी, लेकिन यह केवल विंशोत्तरी दशा की बात कर रहे हैं। तो शास्त्र में यह लिखा हुआ है कि इन इन नक्षत्रों में जन्म होने पर इस ग्रह की महादशा में जन्म होता है, विंशोत्तरी दशा में। तो लोगों ने क्या किया कि उस नक्षत्र का स्वामी वह ग्रह बतला दिया कि जैसे अश्विनी नक्षत्र में जन्म होता है तो केतु की महादशा रहती है जन्म के समय, तो उन्होंने कहा कि अश्विनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु, भरणी का स्वामी शुक्र, कृतिका का स्वामी सूर्य, इस हिसाब से उन्होंने बोल दिया। और यह अश्विनी, मघा, मूल, ये 3 नक्षत्र ऐसे हैं कि जिनमें जन्म होने पर केतु की दशा रहती है, तो इन तीनों नक्षत्रों का स्वामी जो है वह केतु है। इसी हिसाब से बाकी सब 27 नक्षत्रों को उन्होंने विभाजित कर दिया, हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र बता दिए। अब क्या हुआ कि कुछ जो ज्योतिष के अच्छे विद्वान हैं, जानकार हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है, जबकि शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अश्विनी नक्षत्र का स्वामी अश्विनी कुमार है, भरणी नक्षत्र का स्वामी यम है, कृतिका नक्षत्र का स्वामी अग्नि है। तो उन्होंने स्वामी देवताओं को बताया है। और अगर आप यह बोलेंगे कि इस नक्षत्र का स्वामी जो है यह फला ग्रह है, तो इसका मतलब अष्टोत्तरी दशा भी उस ग्रह की होनी चाहिए, लेकिन अष्टोत्तरी दशा तो दूसरे ग्रह की होती है। अब जैसे किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो तो उसके राहु की अष्टोत्तरी दशा होगी, तो फिर आप अश्विनी नक्षत्र का स्वामी राहु क्यों नहीं मान रहे? तो तार्किक रूप से बात तो सही है, लेकिन तार्किक रूप से यह बात गलत होते हुए भी प्रचलन में यह भाषा जो है प्रचलित हो गई कि फलां ग्रह के नक्षत्र में बैठा है। हम भी इस वीडियो में इस भाषा का यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए, एक विद्वान व्यक्ति हुए साउथ इंडिया के आर सांथनम, और उन्होंने ज्योतिष के बहुत सारे ग्रंथों की टीकाएं की। ज्योतिष के कुछ ग्रंथ उन्होंने लिखे भी। मूल ग्रंथ जो है वह संस्कृत में है और उन्होंने इंग्लिश में उसकी टीका लिखी। और उन्होंने एक मैगज़ीन भी चलाई थी, टाइम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बोलकर, और अच्छे विद्वान थे। तो उनकी एक बुक है एसेंशियल्स ऑफ प्रिडिक्टिव हिंदू एस्ट्रोलॉजी। तो उस बुक में उन्होंने एक लेख लिखा है कि यह जो पद्धति है कि कोई ग्रह इस ग्रह के नक्षत्र में है तो वह उस ग्रह का फल करेगा, यह पद्धति गलत है। देखिए, अब इस वीडियो में मैं दोनों तरह की बातें बताऊंगा कि यह पद्धति सही भी है, यह पद्धति गलत भी है। आप इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो आर सांथनम जी ने उसमें बहुत सारे तर्क दिए
उन्होंने कहा कि सबसे पहला तर्क तो यही कि भाई अश्विनी नक्षत्र में जन्म है तो उसका स्वामी केतु आप कैसे बोल रहे हैं, जबकि वो अष्टोत्तरी दशा में उसका स्वामी राहु हो जाता है, योगिनी दशा में दूसरा ग्रह हो जाता है, अन्य दशाओं में दूसरे ग्रह हो जाते हैं। तो एक तो यह कहना गलत है कि ये इन ग्रहों के स्वामी, इन नक्षत्रों के स्वामी ये ग्रह हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि कोई भी जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, प्रामाणिक जो ऑथेंटिक बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजी की, जैसे बृहद पाराशर होरा शास्त्र है या सारावली है या होरा रत्नम है या और भी अनेक अनेक जो ग्रंथ हैं, उनमें किसी में भी इस सिस्टम का उल्लेख नहीं किया। फिर एक तर्क यह भी है कि जैसे आप पढ़ेंगे कि अश्विनी नक्षत्र में किसी व्यक्ति का जन्म हो तो उसका स्वभाव, उसका उसके बारे में जो वर्णन किया गया है वह ऐसा ऐसा है। अब जैसे अश्विनी नक्षत्र को अब इस सिस्टम के हिसाब से बोलते हैं केतु का नक्षत्र है, और जबकि अश्विनी नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ हो, यानी जन्म के समय किसी का चंद्रमा यदि अश्विनी नक्षत्र में होता है तो उसको बोलते हैं कि इसका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो उसके फल बहुत अच्छे अच्छे बताए गए हैं जो कि केतु के स्वभाव से मैच नहीं करते। भरणी नक्षत्र है जिसका स्वामी शुक्र है, जो कि शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है, सुंदर ग्रह है, जबकि भरणी नक्षत्र के आप फल पढ़ें तो कई ज्योतिष के ग्रंथों में उसके खराब फल भी लिखे हैं, क्योंकि भरणी नक्षत्र का स्वामी वैदिक ज्योतिष के हिसाब से यम है। इसी तरह कृतिका नक्षत्र का स्वामी अग्नि है। तो उन्होंने उस सिस्टम के हिसाब से फल लिखे, और जो राहु के, केतु के, मंगल के, उग्र ग्रहों के, क्रूर ग्रहों के नक्षत्र इस सिस्टम के हिसाब से बनते हैं, उनके फल बहुत अच्छे अच्छे लिखे कि ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, बहुत विद्वान होता है, उसका स्वभाव अच्छा होता है। तो यह फल वह जो आप मान रहे हैं कि इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह यह है, उससे मेल नहीं खाते हैं, और यह बात तार्किक रूप से सही भी है। अब अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु और अश्विनी नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के फल बहुत अच्छे अच्छे लिखे गए हैं। स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु और उस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के फल बहुत अच्छे अच्छे लिखे गए हैं, जबकि जो शुभ ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं, उनके कुछ नक्षत्रों के फल बहुत बुरे बुरे लिखे गए हैं। तो यह बात समझ में आती है। अब यदि उस नक्षत्र में रहने से उस ग्रह के गुणधर्म उस में आते तो यह फिर खराब ग्रह के नक्षत्र में होने पर खराब फल होना चाहिए था। अब देखिए, यह जो बात है काफ़ी हद तक आर सांथनम जी की सही भी है, और उन्होंने उस लेख में और भी बहुत सारे तर्क दिए, बहुत विस्तार से इस चीज़ का खंडन किया कि यह जो सिस्टम है कि कोई ग्रह फला ग्रह के नक्षत्र में है इसलिए वह उस ग्रह का भी फल देगा, यह सिस्टम शास्त्रीय नहीं है और यह सही नहीं है। यानी कि मान लीजिए कि आपका शुक्र जो है वह शनि के नक्षत्र में है, मान लीजिए अनुराधा नक्षत्र में है, तो अनुराधा नक्षत्र का स्वामी इस सिस्टम के हिसाब से शनि हुआ, तो यह जो शुक्र है यह शनि के फल देगा, तो इस सिस्टम को उन्होंने नकार दिया। अब बात करते हैं दूसरे ज्योतिष के विद्वान डॉक्टर बी.वी. रमन की, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, जिनका ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत नाम है, बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी, एक तरीके से विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हुए वो इंडिया के। तो उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया है कि कोई ग्रह किस ग्रह के नक्षत्र में है तो उसका फल भी देगा। तो बी.वी. रमन की एक बुक है माई एक्सपीरियंसेस इन एस्ट्रोलॉजी, तो उन्होंने इस बुक में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। तो उसमें उन्होंने बताया है कि उनके दादा बी सूर्य नारायण, वह एक विद्वान व्यक्ति थे, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। तो उन्होंने अपने दादा से ज्योतिष सीखी। तो उनके दादा जब इस सिस्टम के आधार पर फलादेश करते, तो बी.वी. रमन ने जब बुक्स पढ़ी तो उन्होंने कहा कि यह जो आप बताते हैं इस सिस्टम के अनुसार प्रेडिक्शन, तो यह कोई भी शास्त्रीय ग्रंथ में, कोई भी मूल ग्रंथ में यह सिस्टम नहीं लिखा हुआ, फिर आप किस कारण से इस ढंग से फलादेश करते हैं। तो उनके दादा ने कहा कि यह सिस्टम सही जाता है प्रेडिक्शन में, यह मेरा अनुभव है। तो बहुत सी चीज़ें अनुभव के कारण भी अपना ली जाती हैं। तो बी.वी. रमन को शुरू में यह बात समझ में नहीं आई, फिर बाद में उन्होंने भी इस सिस्टम को अपने अनुभव में लिया और पाया कि नहीं, इस सिस्टम के आधार पर फलादेश करते हैं तो वे सही जाते हैं। तो बी.वी. रमन ने इस सिस्टम का खूब उपयोग किया है।
यानी कोई ग्रह जो है किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी विंशोत्तरी दशा के अनुसार कौन सा ग्रह है, उस ग्रह के फल मिलेंगे उस दशा में। यह जो सिस्टम है यह उन्होंने खूब अपनाया है और इस आधार पे बहुत सारे प्रिडिक्शंस किए हैं, समझाया है। इसके बाद बात करते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति की। कृष्णमूर्ति यह भी एक साउथ इंडिया के बहुत बड़े विद्वान हुए थे ज्योतिष के, तो इनके नाम से ही यह सिस्टम चल पड़ा कृष्णमूर्ति पद्धति। तो उनके तो सिस्टम का जो मूल आधार है वह यही है कि कोई ग्रह किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, यानी विंशोत्तरी दशा के अनुसार उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, तो वह ग्रह उसके फल करेगा। और उन्होंने इस सिस्टम को और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। उन्होंने एक नक्षत्र को 9 उप नक्षत्रों में बांट दिया और एक उप नक्षत्र को उप उप नक्षत्रों में बांट दिया। इस तरीके से उन्होंने सारा का सारा सिस्टम इसी पर ही आधारित कर दिया। और कृष्णमूर्ति जी वास्तव में बड़े चमत्कारिक आदमी थे, क्योंकि उनके प्रिडिक्शंस बड़े सही जाते थे इस सिस्टम से। उन्होंने यह सिस्टम बहुत से लोगों को, यह पद्धति बहुत से लोगों को सिखाई, लेकिन उनके जितनी एक्यूरेसी दूसरे लोगों की नहीं बन पाई। तो उनका पूरा का पूरा यह जो सिस्टम था वह इसी पर ही बेस्ड था कि मान लीजिए कोई ग्रह भरणी नक्षत्र में है तो वे ये कहेंगे कि यह शुक्र के नक्षत्र में है और यह शुक्र के फल देगा। शुक्र जिन स्थानों का स्वामी है जन्म कुंडली में, जिस स्थान में बैठा है उसके फल मिलेंगे। फिर वह किसके उप नक्षत्र में है, फिर और बारीकी में किसके उप उप नक्षत्र में है, यानी उसका सब लॉर्ड कौन है, सब लॉर्ड कौन है। इस तरीके से उनकी पूरी की पूरी पद्धति चल पड़ी और जिसे हम आजकल केपी सिस्टम के नाम से जानते हैं, केपी कृष्णमूर्ति पद्धति बोलते हैं। अब देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ वह क्या है कि इस पद्धति के अनुसार जब आप फलादेश निकालें तो उसमें आप केवल विंशोत्तरी दशा के फल कथन करने में ही इसका उपयोग करें। जैसे उदाहरण के लिए कि किसी व्यक्ति का शनि जो है वह अश्विनी नक्षत्र में है और वह मान लीजिए कि तृतीय भाव में बैठा है, तो आप ये कहें कि यह शनि जो है यह केतु के नक्षत्र में है, यह तीसरे घर में बैठा है, केतु क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, उसके नक्षत्र में है, तीसरे घर को हानि पहुंचाएगा, शनि क्रूर ग्रह है। इस ढंग से फलादेश नहीं करने चाहिए। इसका उपयोग केवल कहाँ है? विंशोत्तरी दशा में। जैसे मान लीजिए उस व्यक्ति के शनि की महादशा चल रही है तो वह शनि केतु के फल देगा और वह केतु जन्म कुंडली में जिस स्थान में बैठा है, जिस स्थिति में बैठा है, उसके फल यह शनि अपनी महादशा में देगा और वह भी केवल विंशोत्तरी दशा की बात करेंगे और कोई दशा की नहीं। तो इस ढंग से ही इस पद्धति को फॉलो करना चाहिए। और जो लोग इसका विरोध करते हैं वे भी है कि यदि प्रैक्टिकली इसको यूज़ करके देखेंगे तो पाएंगे कि काफ़ी हद तक प्रिडिक्शंस मिलते हैं। देखिए क्या है, ज्योतिष में फलित ज्योतिष एक ऐसी विद्या है कि जिसमें 100% कोई भी नियम काम नहीं करता, लेकिन यदि कोई नियम 80% काम करता है तो वह वास्तव में काम का नियम है, वह अपनाने लायक नियम है। तो यह जो पद्धति है, हम एक कुंडली का उदाहरण लेके मैं आपको बताऊंगा कि किस ढंग से हम उसमें फलादेश निकाल सकते हैं और कितने % वे फलादेश सही होते हैं। अब देखिए, यह जो वैदिक पद्धति का नियम है वह भी अपने आप में बहुत अच्छी पद्धति है कि जैसे अश्विनी नक्षत्र को उन्होंने कहा कि यह जो नक्षत्र है यह अश्विनी कुमार का नक्षत्र है, यानी देवताओं के जो वैद्य हैं उनका नक्षत्र है ये अश्विनी नक्षत्र। और भरणी नक्षत्र का स्वामी उन्होंने बताया कि इस नक्षत्र का स्वामी यम है। कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी उन्होंने बताया कि इसका स्वामी अग्नि है। तो इन प्रतीकों के द्वारा भी उन्होंने बहुत सी बातें बता दी हैं। तो उस देवता के जो गुण हैं वे गुण उस व्यक्ति में आते हैं, ऐसा एकदम प्रैक्टिकली देखा गया है। फिर इन नक्षत्रों का स्वभाव है, कुछ नक्षत्र शुभ हैं, कुछ नक्षत्र अशुभ हैं, क्षिप्र नक्षत्र हैं, मृदु नक्षत्र हैं, अनेक अनेक नक्षत्रों की कैटेगरी बनाई गई है। तो उसके अनुसार भी फल हैं और वे फल भी अपने आप में बड़े एक्यूरेट हैं। तो जब हम कुंडली के फलादेश करें तो कोई ग्रह किस नक्षत्र में है, वह नक्षत्र मृदु नक्षत्र है या उग्र नक्षत्र है
और उसके देवता कौन हैं। जैसे अश्विनी कुमार के देवता जो हैं, जैसे अश्विनी नक्षत्र के जो देवता हैं वे अश्विनी कुमार हैं, इसी तरीके से सब नक्षत्रों के देवता हैं, तो उसके गुण उस व्यक्ति में आते हैं, तो वह भी बड़ा गज़ब का सिस्टम है। उसको भी मैं किसी वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि उसके आधार पर आप कैसे फलादेश करें। तो आइए हम एक जन्म कुंडली का उदाहरण लेके और इस पद्धति के अनुसार फलादेश निकालते हैं कि कोई ग्रह जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का स्वामी विंशोत्तरी दशा के अनुसार कौन सा ग्रह है, तो उस ग्रह के फल क्या उस दशा में मिले। आइए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, यह एक नियम है कि किसी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही होती है तो हम यह देखते हैं कि वह ग्रह किन स्थानों का स्वामी है, किस स्थान में बैठा है, किन स्थानों के स्वामियों से उसका संबंध है, वह ग्रह किन का कारक है, उनके फल अपनी महादशा या अंतर्दशा में देता है। कि जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रह सप्तमेश है या सप्तम स्थान में बैठा है या शुक्र से संबंध है या सप्तम स्थान के स्वामी से संबंध है, तो उस ग्रह की दशा में विवाह होने की संभावना होती है। तो इस आधार पर प्रायः फलादेश किए जाते हैं। अब हमने जिस पद्धति के बारे में अभी इतनी देर चर्चा की उसको भी इसमें लगाएंगे कि ग्रह जिसके नक्षत्र में है उस ग्रह के भी फल वह देगा। तो आइए एक जन्म कुंडली लेते हैं। जैसे यह एक जन्म कुंडली है, इनकी जन्म तारीख है 30 दिसंबर 1976 सुबह के 8:31 और जन्म स्थान है सालासर राजस्थान। तो इस कुंडली में आप देखिए कि यह जो शुक्र है इसका चतुर्थ भाव से कोई संबंध नहीं है, न तो यह चतुर्थ भाव में चौथे घर में बैठा है फोर्थ हाउस में, न फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ में है, न फोर्थ हाउस का स्वामी इसे देख रहा है। यानी कोई भी तरीके से यह चौथे घर से संबंध नहीं बनाए हुए है, न चौथे भाव के स्वामी से संबंध बनाए हुए हैं, न चौथे भाव के कारक से संबंध बनाए हुए हैं। जैसे अगर भूमि की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, ज़मीन की बात करें तो उसका कारक मंगल होता है, तो मंगल से भी इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन शुक्र की महादशा में इस व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी, फिर उसके बाद में सूर्य की महादशा में जब शुक्र आया, शुक्र की अंतर्दशा आई, तब इन्होंने दोबारा एक ज़मीन खरीदी। फिर जब चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आई तो इन्होंने तीसरी बार ज़मीन खरीदी। तो यह शुक्र जब जब आता है तब तब ये प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ऐसे संयोग बन जाते हैं, जबकि उनका कोई प्री प्लान नहीं होता। लेकिन उस टाइम में कुछ इनके पास में सेविंग्स हो जाती है और वे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस शुक्र का प्रॉपर्टी से क्या संबंध है। अब जनरली आप कुंडली देख रहे हैं तो दिख रहा है कि शुक्र दूसरे घर में बैठा है, 5वें घर का और 10वें घर का स्वामी है, और शुक्र का संबंध जो है वो पत्नी से है, ऐशो आराम से है, सुख साधनों से है, लग्जूरियस लाइफ से है। लेकिन प्रॉपर्टी से, ज़मीन से शुक्र का संबंध इसमें नहीं दिख रहा। तो आप किस बेस पे भविष्यवाणी करेंगे कि यह शुक्र की दशा में, शुक्र की अंतर्दशा में आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे। लेकिन जब आप नक्षत्रों की थ्योरी में जाएंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी, तो आपको पता चलेगा कि यह शुक्र जो है यह धनिष्ठा नक्षत्र में है, और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी विंशोत्तरी दशा के अनुसार मंगल होता है। तो यह मंगल के नक्षत्र में है और मंगल भूमि का कारक भी है और इस कुंडली में भूमि स्थान का स्वामी भी है। तो यह मंगल जो है प्रॉपर्टी का स्वामी है, प्रॉपर्टी का कारक है, और यह लाभ का स्वामी भी है, और यह व्यय में बैठा है। तो प्रॉपर्टी का लाभ, प्रॉपर्टी पर व्यय। आप पहले प्रॉपर्टी पर खर्चा करते हैं, पैसे देते हैं, उसके बाद में आपकी प्रॉपर्टी का लाभ हो जाता है। तो यह शुक्र जो है जब जब आता है तब तब इनकी प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो यह बात इस नक्षत्र की थ्योरी को लागू करने पर स्पष्ट रूप से समझ में आती है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। इनका विवाह हुआ सूर्य की महादशा में। तो आप देखिए कि सूर्य जो है
यह न तो सेवन्थ हाउस का स्वामी है, न सेवन्थ हाउस में बैठा है, न सेवन्थ हाउस का स्वामी सूर्य के साथ में है या सूर्य को देख रहा है, न शुक्र जो कि विवाह का कारक है वह सूर्य के साथ में है या सूर्य को देख रहा है। तो कोई भी एंगल से यह सूर्य जो है सेवन्थ हाउस से कनेक्टेड नहीं है, विवाह से इसका कोई संबंध नहीं दिख रहा। और बल्कि यह सातवें घर से छठा, जिसका संबंध विवाह से होता है सातवें घर का, उससे शत्रुता बनाकर बैठा है, उससे छठे घर में बैठा है। 12वें घर को कई लोग बोलते हैं कि यह शैया सुख का स्थान है, इसका संबंध है विवाह से, लेकिन यह बात सही नहीं है। शैया सुख लोग बिना विवाह के भी ले लेते हैं, और शैया सुख का मतलब विवाह हो जाना यह ज़रूरी नहीं है। तो मोटा मोटी देखने पर यह बात समझ में नहीं आती, और चाहे आप नवमांश कुंडली देख लीजिए, वर्ग देख लीजिए, यह समझ में नहीं आएगा कि यह सूर्य जो है विवाह कराने वाला है। लेकिन सूर्य की दशा में इनका विवाह हुआ, जबकि बातें शुक्र की महादशा में भी चली थी विवाह के लिए, और घर वाले तैयार भी थे, लेकिन फिर भी शुक्र की महादशा में विवाह नहीं हुआ और विवाह हुआ सूर्य की महादशा में। अब आप नक्षत्रों की थ्योरी में जाते हैं तो यह सूर्य जो है यह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी विंशोत्तरी दशा के अनुसार शुक्र होता है। तो शुक्र जो है वह विवाह का कारक है। साथ में चंद्र कुंडली से सातवें घर का स्वामी भी शुक्र है, सातवां घर विवाह का होता ही है। तो इस सूर्य ने उस शुक्र का फल दिया। तो जब नक्षत्रों को इन्वॉल्व करते हैं तो यह बात समझ में आती है कि हाँ, यह शुक्र विवाह करा सकता है। फिर देखें इनकी विदेश यात्रा। तो चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा में ये विदेश गए। तो शनि जो है वह बुध के नक्षत्र में है, और बुध जो है वह 12वें घर में है। 12वें घर का संबंध विदेश से है ही। फिर उसके बाद में ये चंद्रमा की महादशा में और बुध की अंतर्दशा में भी विदेश गए। तो बुध जो है वह सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य भी 12वें घर में बैठा है। फिर उसके बाद में ये केतु की अंतर्दशा में भी विदेश गए। तो केतु जो है वह 12वें घर के स्वामी के साथ में है, और केतु खुद के ही नक्षत्र में है, और केतु जैसे ग्रहों के साथ में बैठता है वैसा फल करता है। फिर शुक्र की अंतर्दशा में भी ये विदेश गए। तो शुक्र जो है वह मंगल के नक्षत्र में है और मंगल व्यय में बैठा है। तो प्रायः ज़्यादातर मामलों में आप यह पाएंगे कि ग्रह जिस ग्रह के नक्षत्र में हैं विंशोत्तरी दशा में, उस ग्रह का फल भी वह देता है। और यह नियम जो है आप चाहें कि 100% कुंडलियों में लागू हो जाए तो ऐसा नहीं होता है। अब जैसे इसी कुंडली में आप देखें कि सूर्य जो है वह शुक्र के नक्षत्र में है, और शुक्र जो है वह पंचमेश है और द्वितीय में बैठा है। तो सूर्य की महादशा में संतान प्राप्ति भी होनी चाहिए, लेकिन सूर्य की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा सब निकल गई, इनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो इस नियम को लगाते हुए आपको देश, काल, पात्र और दूसरे नियमों का भी ध्यान रखना है, तभी आपके प्रेडिक्शंस सही होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।